हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्ट्रिका दिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th की साइकोलॉजी की बुक चैप्टर नंबर 6। आज उसका हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं अधिगम। अधिगम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में अधिगम के बारे में पूछा जाता है, तो हम यहाँ टू द पॉइंट स्टडी करते हुए ये पढ़ेंगे कि अधिगम से क्वेश्चन कहाँ कहाँ और कैसे बने हैं इस बुक से। तो सबसे पहले अधिगम क्या है? अधिगम क्या होता है? सीखना। प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय केवल सीमित संख्या में अनुक्रिया की क्षमता रखता है, परंतु जैसे जैसे शिशु का विकास होता जाता है वह अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करने लगता है। वह अपने निकट के व्यक्तियों यानी माता पिता, दादा दादी इत्यादि वस्तुओं को पहचानना सीख लेता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से जो बना था वह था कि शिशुओं के विकास में सर्वप्रथम वो क्या करता है? तो वह अनुक्रिया करना सीखता है। सेकेंड स्टेप क्या है उसकी? कि फिर वो पहचानना सीखता है। सेकेंड स्टेप में क्या है? पहचानना वो सीखता है। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्तियों को देखकर उनकी नकल करके उनकी क्रियाओं को करने लगता है। तो तीसरी स्टेप क्या है? कि वो नकल करता है। फिर उसके बाद अक्षरों को पहचानना, शब्दों और वाक्यों को बनाना, उन्हें लिखना, ये सब सीखता है। घटनाओं और वस्तुओं की विशेषताओं को सीखकर उनका वर्गीकरण करता है। तो सबसे पहले क्या था? अनुक्रिया की, पहचानना सीखा, फिर उसने इमिटेट किया यानी नकल की, फिर उसने अक्षरों को पहचानना, शब्दों को बनाना सीखा, उसके बाद उसने वर्गीकरण करना सीखा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि विकास की जो स्टेप्स है बच्चे में वो क्या है? पहचानना, अनुकरण, उसके बाद में है वर्गीकरण, उसके बाद वो पेशीय कौशलों को उपयोग लेता है, फिर उसके सामाजिक कौशलों को वो सीखता है। अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों के साथ अनुकूलन के लिए व्यवहारों को सीखता है, जिससे क्या होता है? जीवन उसका सुखमय और खुशहाल बना रहे। इस पाठ में हमने क्या किया है? अधिगम को सीखा है। अब अधिगम का अर्थ और स्वरूप यानी यहाँ पर अधिगम की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अधिगम क्या है। तो अधिगम जो है वो व्यवहार या क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। अधिगम किसके कारण होता है? तो अनुभव और अभ्यास के कारण अधिगम होता है। अनुभव और अभ्यास के कारण अधिगम स्थायी होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। डेफिनेशन देखिए कि सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के कारण होता है। ये आपके अधिगम की यहाँ पर एक डेफिनेशन थी। दूसरा, सीखने में जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो तुलनात्मक रूप से जब स्थायी होता है वो आपका क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अस्थायी परिवर्तन को आप अधिगम नहीं कहोगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका कि परिवर्तन जो है वो व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नक्शे का अध्ययन करके एक व्यक्ति अपने मित्र के घर का रास्ता नक्शे से सीख लेता है, यद्यपि वह वहाँ वास्तविकता में नहीं जाता। यहाँ सीखना कहेंगे कि बालक ने मित्र के घर का रास्ता सीख लिया है। तो ये आपका क्या है? अधिगम है। नेक्स्ट है इसके बाद व्यवहार में परिवर्तन अनुभव या अभ्यास के कारण होता है। व्यवहार में परिवर्तन किसके कारण होता है? अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिफ्थ है आपका कि अधिगम क्या है? अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो कि निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन क्या है? निष्पादन व्यक्ति का बाहरी व्यवहार और क्रिया है, जबकि अधिगम क्या है? अधिगम व्यक्ति अंदर से सीखता है और अधिगम व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थायी परिवर्तन लाता है। अब यहाँ पर अधिगम के प्रतिमान हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अधिगम अनेक प्रकार से हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कुछ विधियों को सरल अनुक्रियाओं के अर्जन के उपयोग में लेते हैं, तो कुछ विधियों को जटिल अनुक्रियाएं सीखने के काम में लेते हैं। सरल प्रकार का सीखना जो साहचर्य पर आधारित होता है वो क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। तो अनुबंधन क्या हो गया कि किसी भी चीज़ से हमारे साहचर्य स्थापित होना ही क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। अब मनोविज्ञान में अनुबंधन कितने प्रकार के हैं? तो मनोविज्ञान में जो अनुबंधन यहाँ पर दिए हैं वो दो प्रकार के यहाँ पर दिए हैं। पहला तो है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे हमने कहा है प्राचीन अनुबंधन, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रियात्मक अनुबंधन। अब इसके अलावा और भी अनुबंधन होते हैं, जैसे प्रक्षेणात्मक अधिगम जिसको हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम जो हम सोच या समझ से करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा है शाब्दिक या वाचिक यानी बोलकर जो हम सीखते हैं, संप्रत्ति अधिगम किसी चीज़ को कंसेप्ट के रूप में हम सीखते हैं, कौशल अधिगम जो हम
कौशल स्किल जो होती है आपके, जो करके हम सीखते हैं, तो ये सब भी अधिगम के एक अन्य रूप हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग की यहाँ पर बात करेंगे, जिसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? इवॉन पी पावलोव थे। वो साइकोलॉजिस्ट थे, जो शरीर वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने इसका जो पता लगाया, कैसे लगाया कि पाचन प्रक्रिया के अध्ययन के दौरान उन्होंने जो कुत्ते थे वो उन तश्तरियों को जिनमें उन्हें भोजन दिया जाता था, उनको देखने पे भी लार स्रावित करते थे। तो इसी के साथ उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। उन्होंने कहा कि जो प्राचीन अनुबंधन होता है वो क्या होता है? वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, ठीक है। और उससे स्वाभाविक उद्दीपक यानी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में एक कंडीशनल रिस्पॉन्स हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया, एक कुत्ते के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर कुत्ते के जो लार ग्रंथि थी उसको उसने बॉक्स में फिट कर दिया, और यहाँ पर ये खाने की प्लेट है। अब इसके साथ में ये क्या है? ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी इसको खाना मिलेगा, और इसके साथ में इसका जो कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या आएगा? लार टपकेगी, ठीक है। अब इसके साथ में इन्होंने क्या की? इन्होंने एक बैल को भी इसमें ऐड कर दिया। कि बाद में क्या किया गया? घंटी के साथ में भोजन दिया गया। तो कुत्ते के साथ जो अनुबंधन स्थापित हुआ वो ये हुआ कि जब जब भी घंटी बजेगी उसे क्या प्राप्त होगा? भोजन प्राप्त होगा। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजी, कुत्ते की लार का स्त्रवण शुरू हो गया, क्योंकि कुत्ते का इस घंटी के साथ एक अनुबंध स्थापित हो गया कि जब भी घंटी बजेगी उसे भोजन मिलने वाला है, फिर चाहे उसको भोजन दिया गया हो या नहीं दिया गया हो। अगर आप ऐसा 4 से 5 बार के बाद अगर ऐसा करते हैं कि घंटी बजने के बाद भी अगर कुत्ते को भोजन ना दिया जाए, तो ये जो अनुबंधन है ये क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, और उसे हम क्या कहेंगे? विलोपन कहेंगे। तो ये आपके इवॉन पावलोव का एक एक्सपेरिमेंट था क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ में। यहाँ पर इन्होंने देखो USCS, URCR, इन सब के लिए जो डिटेल दी गई है उसको हम पहले एक नज़र यहाँ पर देखेंगे। US क्या होता है? US होता है अनअनुबंधित उद्दीपक। अनअनुबंधित यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? भोजन है, कोई कंडीशन नहीं है, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है। यानी जब जब भी कुत्ते को भोजन दिया जाएगा उसके मुंह से क्या टपकेगी? लार टपकेगी। ये उसकी एक अनैच्छिक अनुक्रिया है। अनअनुबंधित अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? कि भोजन के लिए जो उसके मुंह में लार आती है वो स्वाभाविक रूप से आती है, उसके लिए उस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। उसके बाद है कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस ये है कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था उसके साथ में है कम कंडीशन और अप्लाई कर दें, एक अनुबंधित स्थापित कर दें, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसी के साथ में कंडीशनल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है कि जैसे ही घंटी बजी और कुत्ते में लार का स्त्रवण शुरू हो गया, तो घंटी बजने के बाद कुत्ते के मुंह से लार का टपकना कंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक डन। इसके बाद में यहाँ देखिए, इन्होंने एक सारणी दी है जिसमें अनुबंधन के पूर्व की कंडीशन क्या दी है कि भोजन क्या है? एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, उससे स्वाभाविक अनुक्रिया हमें मिलती है। अब इस स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में एक अस्वाभाविक उद्दीपक हमने जोड़ दिया, तो इस अस्वाभाविक उद्दीपक से तो क्या मिलेगी हमें? अस्वाभाविक अनुक्रिया। घंटी बजने से उसे पता नहीं है अभी कि उसे क्या मिलने वाला है, मगर इस घंटी को अगर आपने भोजन के साथ बजाना शुरू किया, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को आपने जोड़ दिया, तो उसके साथ में स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। और ये दोनों की कंडीशन एक साथ होने पर एक टाइम के बाद क्या होगा? जो कंडीशनल स्टिमुलस है यानी घंटी बजने पर भी क्या होगा? कुत्ते के मुंह से लार टपकेगी, मगर अब ये जो लार है वो अनुबंधित अनुक्रिया है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है, और ये क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ये चीज़ इसमें एक समझने वाली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसी के बारे में डिटेल दी गई है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये कहाँ काम दिया?
ये रिज़ल्ट काम दिया कि कई लोग होते हैं जिनमें बैड हैबिट्स होती है, तो उनकी उन हैबिट्स को छुड़ाने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अनुबंधित और अनअनुबंधित उद्दीपकों के बीच का जो अंतराल है वो क्या है? तो CS और अनअनुबंधित अनकंडीशन की शुरुआत के बीच में समय का प्रभाव बिल्कुल ज़रूरी है। सहकालिक अनुबंधन, इसमें क्या होता है कि कंडीशनल और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स दोनों साथ में दिए जाएंगे, यानी भोजन और घंटी एक साथ बजाई जाएगी। इसे क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस कंडीशन, सहकालिक अनुबंधन इसे कहा है। उसके बाद है डिले अनुबंधन। डिले अनुबंधन क्या है? इसमें डिलेड अनुबंध में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है, तब अनअनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। यानी आपने पहले भोजन दिया है, फिर उसके बाद में आपने घंटी बजाई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अवशेष अनुबंधन। इसमें क्या होता है? अनुबंधित अनुक्रिया का आरंभ तथा अंत हो जाता है, तब अनअनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। यानी उसका खाना पूरा खत्म हो गया, उसके बाद आपने क्या किया? घंटी को बजाया। तो इन दोनों उद्दीपकों के समय के बीच क्या होता है? अंतराल होता है। पश्चगामी अनुबंधन क्या होगा कि अनअनुबंधित उद्दीपक को पहले दिया जाएगा, उसके बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाएगा। पश्चगामी में क्या होगा? पहले खाना दिया जाएगा और उसके पश्चात भोजन दिया जाएगा, घंटी बजाई जाएगी। ये यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। तो बेसिकली जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था उसमें कंडीशनल रिस्पॉन्स और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बीच में ही चीज़ें होती है, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार तथा तीव्रता। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपने घंटी बजाने के बाद में भोजन नहीं दिया है, तो जो आप अनुबंधन स्थापित आपने किया है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्राचीन अनुबंधन के अध्ययनों में दो प्रकार के अनअनुबंधित उद्दीपकों का उपयोग होता है। पहला तो होता है यहाँ पर पेप्टिव और दूसरा है एवर्सिव, यानी प्रवृत्त्यात्मक और विमुखी। प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक से उत्पन्न प्रक्रियाएं संतोष तथा प्रसन्नताएं देती है और स्वतः सुगम्य अनुक्रियाएं उत्पन्न करती है, जैसे भोजन पीना, पानी पीना, दुलारना इत्यादि। जबकि विमुखी उद्दीपक क्या होते हैं? शोर, पीड़ादायी, सुई, आघात, कड़वा स्वाद इत्यादि दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं। परिहार तथा पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो आपके जो अनुबंधन हैं वो भी कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। तो जो चीज़ आपको प्लेजर देगी, जो चीज़ आपको खुशी देगी, उस चीज़ को करने में आपको कम समय लगेगा, जबकि जिस चीज़ से आपको दुख मिलेगा वो चीज़ आप बहुत देर में सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। सभी प्राणी दो प्रकार का व्यवहार करते हैं। पहला तो होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। यदि आंधी के कारण आंखें बंद होती है और खुलती है तो वह प्रतिवर्ती या अनैच्छिक व्यवहार है, किंतु आँख में कुछ गिर जाने पर यदि हम आँख को बंद करते हैं और खोलते हैं तो वो क्या होगा? ऐच्छिक व्यवहार यहाँ पर होगा। प्राचीन अनुबंधन का एक प्रकार का अधिगम है जो प्रतिवर्ती या अनैच्छिक व्यवहार के अधिगम को बताता है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार के अधिगम को स्पष्ट करता है। ऐच्छिक अनुक्रियाएं प्राणी द्वारा अपने वातावरण में सक्रिय होने पर होती है। ऐच्छिक रूप से ये प्रकट होती है। प्राणी के नियंत्रण में ऐच्छिक क्रियाएं रहती है। स्कीनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन इसे कहा। स्कीनर ने इसे क्या कहा है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहा है। और यहाँ पर देखिए, स्कीनर ने इसे क्रिया प्रस्तुत कहा है और क्रिया प्रस्तुत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहा गया है। थॉर्नडाइक ने अब किस पे प्रयोग किया है? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया है और थॉर्नडाइक ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं को समझने के लिए बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया है। इसने क्या किया? एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके बाहर कुछ खाने का रख दिया। अब उस बिल्ली ने पंजे से इधर उधर खरोचा और एक संयोगवश एक बार जब बिल्ली से लीवर दबा तो बिल्ली खाने का
उसने उसको भोजन प्राप्त हो गया लीवर से। अब धीरे धीरे जब उसको संतोषजनक रिजल्ट मिला तो क्या हुआ, बिल्ली ने कुछ प्रयासों के बाद में स्वतः ही लीवर दबाना सीख लिया और लीवर दबाते ही उसे भोजन प्राप्त होने लगा। इस अनुसंधान के बाद में थार्नडाइक ने क्या किया, प्रभाव का नियम दिया। प्रभाव के नियम को उन्होंने क्या कहा कि जो भी अनुक्रिया है यदि उसका परिणाम हमें संतोषजनक प्राप्त होता है तो हम उसकी क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, और यदि परिणाम असंतोषजनक प्राप्त हुआ तो उस अनुक्रिया के पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति नहीं होती है, हम वो अनुक्रिया नहीं करेंगे। थार्नडाइक के इस प्रयोग से ऐच्छिक व्यवहार का अध्ययन शुरू हुआ, किंतु इस क्षेत्र में बीएफ स्किनर के अनुसंधान तथा कार्य महत्वपूर्ण रहे और उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया, स्किनर ने दिया। स्किनर ने प्रयोग किस पे किए, तो स्किनर ने प्रयोग किए चूहे और कबूतर पे। स्किनर के प्रयोग किस पे थे, चूहे कबूतर के। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया है और प्रैक्टिकल किस पे किया, उसने चूहे या कबूतर पर प्रैक्टिकल किया। उसने वही किया कि पिंजरे में एक भूखे चूहे को रखा और वही लीवर दबाने पर उसकी प्लेट में जब भोजन आ गया तो चूहे ने संतोषप्रदक जो परिणाम उसको मिला और उसने तुरंत कुछ ही प्रयासों के बाद में लीवर दबाना सीख लिया। तो ये जो था प्रैक्टिकल, इस प्रकार के अधिगम को नैमित्य अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ें इस चैप्टर में हमें याद रखने वाली क्या है, तो यहाँ से देखें तो सबसे पहले जो यहाँ पर थार्नडाइक है, थार्नडाइक का प्रभाव का नियम है जिन्होंने बिल्ली पर प्रैक्टिकल किया है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है और चूहे और कबूतर पर इसने यहाँ पर प्रैक्टिकल किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारक जो है वो है रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। पुनर्बलन ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। पुनर्बलन की विशेषताएं हैं, अनुक्रिया की दिशा और मजबूती को प्रभावित करती है। पुनर्बलन के जो प्रकार हैं वो संख्या, अनुसूची, गुणवत्ता इत्यादि विशेषताएं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को निर्धारित करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके इस अधिगम में क्या चीज़ होती है, पुनर्बलन होता है। जैसे ही आपने किसी बच्चे को कुछ सिखाया है और आप उसे जब भी उसको पुनर्बलन देंगे कि वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आपने सीखा है, तो उससे क्या होगा, वो उसको पुनर्बलन मिलेगा और वो सीखने की अपनी क्रिया को, अधिगम को तीव्र कर देगा। पुनर्बलन भी अब दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसे आप प्राथमिक या द्वितीय कहो या उसे क्या कहो, धनात्मक या ऋणात्मक कह सकते हो। प्राथमिक पुनर्बलन जैविक रूप से महत्वपूर्ण होता है, जैसे भोजन, पानी, और द्वितीय पुनर्बलन जो है वो अनुभव के कारण पुनर्बलन की विशेषताएं प्राप्त कर ली, जैसे धन है, प्रशंसा है। तो ये सब पुनर्बलन के उदाहरण हैं। धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है, धनात्मक पुनर्बलन वो होता है जो कि अनुक्रिया करने को उसे और प्रोत्साहित करे, वो धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। जबकि ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि किसी भी घटना के होने से यदि हमें दुख पहुंचता है तो हम उस घटना से दूर होने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्या कहलाता है, ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। ऋणात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया जो है वो परिणाम स्वरूप दुखद उद्दीपक हटता है और दुखद उद्दीपक हटने से प्राणी की अनुक्रिया दृढ़ हो जाती है। अब प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन क्या है, अनुक्रियाएं अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती होती है, जबकि क्रिया प्रसूत में अनुक्रियाएं क्या होती है, ऐच्छिक होती है। प्राचीन अनुबंधन में पूर्वगामी उद्दीपक साहचर्य निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है। अनुबंधित उद्दीपक यहाँ पर देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग में अनुबंधित उद्दीपक जो है वो प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है, जबकि यहाँ पर पुनर्बलन मिलने पर ही कुछ अनुक्रिया होगी। क्लासिकल कंडीशनिंग में प्राणी निष्क्रिय होता है, जबकि इसमें प्राणी सक्रिय होता है। अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा होती है, जबकि एक सही अनुक्रिया के पश्चात यहाँ पुनर्बलन मेन रोल यहाँ पर कर रहा है प्ले। लक्ष्य एक उद्दीपक के प्रति एक नई अनुक्रिया उत्पन्न करना है जो सामान्यतः नहीं होती।
इसका लक्ष्य क्या है? किसी पूर्व उपलब्ध अनुक्रिया की दर को बढ़ाना है। तो दोनों चीज़ें आपके यहाँ पर यहाँ क्लियर हो चुकी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि पुनर्बलन की संख्या, गुणवत्ता तथा मात्रा। अब पुनर्बलन की संख्या, गुणवत्ता बढ़ने से क्रिया प्रसूत अनुबंधन की गति व दृढ़ता में भी वृद्धि होती है। जैसे मिठाई की तुलना में रोटी अथवा ब्रेड कम गुणवत्ता का पुनर्बलन है। अब दिखती सी बात है कि बच्चों को आप एक तो कहोगे कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा, उसे पेंसिल दे दोगे, एक उसे दोगे चॉकलेट, दोनों ही पुनर्बलन है, पर उसे पुनर्बलन ज़्यादा किससे मिलेगा? चॉकलेट से मिलेगा। अब पुनर्बलन अनुसूची क्या है ये हम देखेंगे। तो पुनर्बलन जो है उसके अनुबंधन के प्रयासों में पुनर्बलन देने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? पुनर्बलन अनुसूची कहलाती है। कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में कितने प्रयासों में अथवा किन किन प्रयासों में पुनर्बलन उपलब्ध होगा, यह अनुबंधन के अर्जन और उसके स्थायित्व को प्रभावित करता है। पुनर्बलन प्राणी को यदि प्रत्येक वांछित अनुक्रिया घटित होने पर दिया जाता है तो उसे सतत पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। इसके विपरीत आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में वांछित अनुक्रियाओं पर कभी पुनर्बलन उपलब्ध कराया जाता है और कभी नहीं कराया जाता। यह पाया गया है कि आंशिक पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है और उसका विलोप देरी से होता है, और सतत पुनर्बलन में क्या होगा कि अनुक्रिया और अधिगम का विलोप दोनों ही शीघ्र हो जाते हैं। विलंबित पुनर्बलन क्या होगा? तो अगर कोई पुनर्बलन हम देर से देते हैं तो वह विलंबित पुनर्बलन कहलाता है और उसका प्रभाव कम होता है। जबकि अनुक्रिया के तत्काल बाद ही अगर हम पुनर्बलन प्रदान कर दें तो उसका प्रभाव अधिक होगा। अब प्रमुख अधिगम प्रक्रिया यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स है। सबसे पहले है विलोप। अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं और उस चीज़ के सीखने में अगर हम गैप कर देते हैं तो वो सीखी हुई चीज़ या तो हम भूल जाते हैं या फिर हमारे विस्मृत होने लग जाती है, वो चीज़ हमारे दिमाग से फेड होने लग जाती है धीरे धीरे। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? विलोप कहलाती है। यहाँ पर जैसे कुत्ते को घंटी बजाने पर हमने भोजन दिया और उसके बाद अगर हम एक दो बार ऐसा करें कि घंटी बजाएं मगर उसको भोजन यहाँ पर नहीं मिले, तो ये जो कंडीशन वो उसकी अनुबंधन जो स्थापित हुआ था उसका भोजन के साथ में, तो वो अनुबंधन क्या होगा? खत्म हो जाएगा और उसे हम कहेंगे विलोप होना कहेंगे। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लगातार पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आप चीज़ें पुनः भूलने लग जाते हैं और आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है शुरू से। स्वतः पुनः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। विलोपन के कुछ समय पश्चात अनुबंधित अनुक्रिया अगर पुनः दोहराई जाती है तो उसे स्वतः पुनर्प्राप्ति कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका एग्ज़ाम है, आपने स्टडी की, ठीक है, तो आपका अनुबंधन हो गया किताबों के साथ, फिर आपके एग्ज़ाम की डेट आगे खिसक गई तो आपने किताबें छोड़ दी, तो आपकी पढ़ाई का क्या हो गया? विलोप हो गया। फिर उसके बाद फिर से एग्ज़ाम डेट आई और फिर से आपने किताबें पकड़ी, तो वो किताबें आपने अपनी पढ़ाई के साथ अनुबंधन स्थापित कर लिया, तो उसे क्या कहेंगे? स्वतः पुनः प्राप्ति अनुबंधन कहेंगे। जनरलाइजेशन क्या होता है कि समान उद्दीपकों के लिए प्रति समान अनुक्रिया करने को क्या कहते हैं? सामान्यीकरण कहते हैं। सीखी गई अनुक्रिया एक नए उद्दीपक से प्राप्त होती है। सामान्यीकरण की प्रक्रिया प्राचीन तथा क्रिया प्रसूत दोनों ही अनुबंधों में यहाँ पर पाई गई है। उदाहरण के लिए प्राचीन अनुबंधन में यदि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लाभ स्थापित करना सीख लिया, अनुबंध स्थापित हो जाने पर जब अनुबंधित उद्दीपक से मिलता जुलता अन्य उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी इसके प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया स्थापित करता है। अब जरूरी नहीं कि आपने वो एक ही घंटी बजाई, हो सकता है कि अगर जैसे आपने शुरू में घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन प्राप्त हुआ, एक अनुबंधन स्थापित हो गया, उसके बाद अब अगर आप दूसरी तरह की घंटी या दूसरी तरह की बैल उसके सामने बजाते हैं और फिर भोजन देते हैं तो भी अनुबंधन वहाँ पर रहेगा। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? यह सामान्यीकरण की पूरक प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। विभेदन प्रक्रिया में क्या होता है? विभेदन में भिन्नता के प्रति अनुक्रिया होती है। विभेदन में क्या होता है? भिन्नता के प्रति अनुक्रिया होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कुत्ता है, अब उसको आपने घंटी बजने के साथ भोजन दिया तो उसमें लार स्थापित हुई। अगर हम ये कह रहे हैं
कि उससे मिलती जुलती घंटी नहीं, और अगर आपने कोई डरावनी ध्वनि उसके साथ में प्रस्तुत करी, डरावनी ध्वनि अगर आप उसके साथ प्रस्तुत करते हैं तो वह विभेदन करना सीख जाएगा और अपनी अनुक्रिया नहीं देगा। कोई हॉर्न आपने बजा दिया तो उसे लगेगा ये हॉर्न अलग है, ये उसकी वह ध्वनि नहीं है जिससे उसे भोजन प्राप्त होगा। ये आपका विभेदन है। प्रक्षेणात्मक अधिगम। प्रक्षेणात्मक अधिगम क्या है कि व्यवहार का सीखना दूसरों के उस व्यवहार को करते या देखते या प्रेक्षण करने से होता है। बंडूरा और उनके सहयोगी ने प्रक्षेणात्मक अधिगम पर प्रयोग किए। तो ये प्रक्षेणात्मक ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसकी है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग हमें दी है बंडूरा ने। ठीक है, एक अध्ययन में उन्होंने बालकों को 5 मिनट की अवधि में एक फिल्म दिखाई। ठीक है, बंडूरा ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? बंडूरा ने एक फिल्म दिखाई जिसमें क्या किया, बच्चों को एक रूम में रखा। अच्छा, बंडूरा का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस किस डॉल के साथ हुआ है? बोबो डॉल के साथ हुआ है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कई दफ़ा पूछा गया है। तो बंडूरा का एक्सपेरिमेंट किसके साथ हुआ? बोबो डॉल के साथ हुआ। अब उन्होंने बच्चों को एक रूम में रखा और उसमें एक पिक्चर उन्हें दिखाई। कुछ बच्चों को ऐसी पिक्चर दिखाई जिन्होंने डॉल के साथ आक्रामक व्यवहार कर, जिसमें बच्चे क्या है, खिलौनों के साथ आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। तो जो उस रूम में जो बच्चे थे जिन्होंने ये आक्रामकता वाली फिल्म देखी, उन्होंने भी अपने खिलौनों के साथ में क्या किया, आक्रामक व्यवहार यहाँ पर किया। दूसरे रूम में उन्होंने ऐसे बच्चों को फिल्म दिखाई जहाँ पर जो डॉल थी या जो टॉयज थे उस पिक्चर में बच्चे अपने खिलौनों के साथ में प्यार भरा व्यवहार करते हैं। तो जिन बच्चों ने वो सकारात्मक प्रभाव वाली मूवी देखी तो उन्होंने भी अपने डॉल और अपने टॉयज के साथ में सकारात्मक व्यवहार किया। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ इन्होंने किया और इसका रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला कि बच्चे अपने जीवन में जो भी देखते हैं वो नकल करते हैं बड़ों की, वो बड़ों से ही सीखते हैं, या फिर जो भी वो टेलीविज़न और पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं वो उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। और इस चीज़ को क्या कहा गया? इस चीज़ को कहा गया मॉडलिंग। तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें याद रखने वाली बात क्या थी? ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो थी किसने दी? बांडूरा ने दी। बांडूरा ने किस डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया? बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उनका क्या कहलाया? मॉडलिंग कहलाया। ये आपकी बांडूरा की बात हुई यहाँ पर। बांडूरा के अध्ययनों द्वारा प्रक्षेण अधिगम के 4 प्रमुख तत्व बताए। सबसे पहला था अटेंशन। अटेंशन था कि बच्चे जिस चीज़ को मॉडल मानते हैं वो उसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, उसी चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अटेंशन यानी देखेगा वो, फिर उसके बाद में क्या होगा, उस चीज़ को याद करेगा, अपनी स्मरण शक्ति उसके दिमाग में उस चीज़ को फिट कर लेगा। फिर उसके बाद में अनुकरण करेगा यानी इमिटेट करेगा कि उसका जो रोल मॉडल है उसने कैसा किया वो बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद में क्या है? अभिप्रेरणा। तो उसे देखकर जो वो करता है उसको उसके अंदर की, अगर उसको देखकर उसे करने की अंदर से उसे अभिप्रेरणा मिलती है। अच्छा, ये सब करने के लिए उसमें इनर मोटिवेशन यानी उसकी खुद की इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। तो बांडूरा ने जो यहाँ पर अधिगम के स्टेप्स बताए वो क्या थे? सबसे पहले अटेंशन कि वो देखेगा, फिर उसके बाद में मेमोरी कि वो याद रखेगा, फिर उसके बाद में इमिटेशन वो अनुकरण करेगा उस चीज़ का, और मोटिवेशन कि अगर उसे अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रही है कुछ भी करने की तो वो ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक की बात जहाँ पर आती है तो सारा फेज जो आता है वो आपका किससे रिलेटेड आ जाता है? दिमाग से रिलेटेड हो जाता है। प्राचीन और क्रिया प्रसूत में क्या हुआ कि अधिगम में केवल बाह्य व्यवहार पर ही ध्यान दिया गया। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के समय में होने वाली मानसिक प्रक्रियाओं जिससे ज्ञान में परिवर्तन आता है उसको महत्वपूर्ण माना और अधिगम प्रक्रिया को संज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास किया। अंतर्दृष्टि अधिगम तथा अव्यक्त अधिगम संज्ञानात्मक उपागम को स्पष्ट करते हैं। यहाँ से हम संज्ञानात्मक अधिगम को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले हम अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करेंगे। तो संज्ञानात्मक अधिगम को समझने के लिए सबसे पहले इनसाइट थ्योरी दी
इनसाइट थ्योरी किसने दी? इनसाइट थ्योरी दी गई है कोहलर ने। क्वेश्चन आपका ये बना है यहाँ से, इनसाइट थ्योरी किसने दी है? कोहलर ने दी है। कोहलर कौन थे? कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। प्रैक्टिकल किसने किया है? इन्होंने चिंपांजी पर प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। और उस चिंपांजी का नाम क्या था? उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था। इस चिंपांजी के प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या किया, एक पिंजरे में उन्होंने कुछ बॉक्स रख दिए और केले ऊपर छत से लटका दिए। फिर इन बॉक्स को यहाँ पर इस तरीके से रख दिया और केले यहाँ लटका दिए। तो चिंपांजी ने कुछ देर बाद सोच के क्या किया, इस बॉक्स को इसके ऊपर रखा और उसके ऊपर चढ़ के केले खा लिए। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरे प्रैक्टिकल में क्या किया, 2 बॉक्स रखे, साइड में एक डंडा रखा और केलों को कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर बांध दिया। तो चिंपांजी ने कुछ दो सोचने के बाद इसको इस बॉक्स पे रखा, इसके ऊपर चढ़ा और इस डंडे से उसने केले उतारे और खा लिए। तो इनका ये मानना था कि आदमी बार बार ट्रायल नहीं करता, उसमें किसी भी समस्या के लिए अचानक एक समस्या का समाधान उसमें आता है, दिमाग में उसके आता है और वो उसी के अनुसार अनुक्रिया करता है। यानी किसी भी समस्या का समाधान उसमें क्या आता है, अचानक आता है। उसके लिए उससे उद्दीपक या फिर अनुक्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो सिद्धांत था वो क्या कहलाया, इनसाइट लर्निंग कहलाया, जो चिंपांजी पर किया। किसने किया? कोहलर ने किया। नेक्स्ट आता है आपका लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है जब तक कि उसे पुनर्बलित नहीं किया जा सकते। अब ये जो अव्यक्त अधिगम या लेटेंट लर्निंग है, ये किसकी है? टॉलमैन की है। टॉलमैन ने क्या किया? टॉलमैन ने 2 चूहों को कहाँ छोड़ा? भूल भुलैया में छोड़ दिया। तो एक समूह को इन्होंने क्या किया, भूल भुलैया के अंत में भोजन दिया और दूसरे समूह को इन्होंने भोजन नहीं दिया। तो जिनको भोजन दिया गया उन्होंने दूसरी बार क्या, तुरंत ही रास्ता खोज लिया, मगर जिन्होंने भोजन नहीं दिया उन्होंने दूसरी बार में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो अव्यक्त अधिगम का केवल तभी प्रदर्शन किया जाए जब उनको पुनर्बलन दिया गया हो, यानी व्यक्ति को अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तभी वो कोशिश करेगा। उसके बाद आती है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या है आपकी? वर्बल लर्निंग जो है वो चिन्हों, प्रतीकों, संख्या, संप्रत्यों, अक्षरों के समूह, वाक्य, यानी जो आप लिखना पढ़ना सीखते हैं वो आप सबका किस में आता है? वर्बल लर्निंग में आता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मनुष्य अपना ज्ञान साधारणतः शब्दों के माध्यम से ही अर्जित करता है। एक शब्द का दूसरे शब्द से साचार्य बन जाता है और वाचिक अधिगम की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक कई तरीके की सामग्रियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो अधिगम को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करेगी? सीखी जाने वाली सामग्री की विशेषताएं। तो सबसे पहले अगर आप जो जिस चीज़ से आप सिखा रहे हैं, जैसे आप भूगोल का कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, आपने वहाँ ग्रह पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप कोई मॉडल वहाँ बना के ले जाते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं तो बच्चे उस पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। और अगर आप सीधा ही ऐसे ओरल उन्हें पढ़ाते हैं तो बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यहाँ पर संगठनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है कि प्रतिभागी शब्दों का पुनः स्मरण नए क्रम में करता है, नए कि उस क्रम में जिसमें वे प्रस्तुत किए गए हैं। ये चीज़ आप देख लीजिए, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि संगठनात्मक प्रक्रिया क्या है, कि जैसे आपने बच्चे को कोई डेफिनेशन बताई तो उसने डेफिनेशन एज इट इज़ नहीं रट ली, उसने डेफिनेशन को समझा और उसे अपने शब्दों में प्रयोग किया। ये आपका संगठनात्मक प्रक्रिया अब यहाँ पर कैटेगरी क्लस्टरिंग अगर हम देखेंगे तो कैटेगरी क्लस्टरिंग क्या है कि कैटेगरी क्लस्टरिंग में क्या होगा कि जो चीज़ें सेम दिखाई देती है बच्चे उस चीज़ को एक साथ देखते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल हम करेंगे। ये एक स्केच अगर हम बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखेंगे कि सर्कल अल्टरनेट दिया है, वो इस तरीके से देखेंगे कि सर्कल एक लाइन में है, स्क्वायर एक लाइन में है और क्रॉस एक लाइन में है। ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? कैटेगरी क्लस्टरिंग कहलाती है।
सेकंड है वातावरण। किसी भी चीज़ को सुनने और समझने के लिए वातावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। अगर शांत और स्वच्छ वातावरण होगा तो रोशनी और तापमान वातावरण में अधिक सुगम अधिगम होता है। अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, कोई भी चीज़ आपसे रिलेटेड है, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देंगे आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट लेंगे, जबकि आप दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे आप साइंस से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एसएस की बुक्स क्यों पढ़ेंगे? अगर आप एसएस से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप विज्ञान और गणित की किताबें क्यों पढ़ेंगे? तो जो चीज़ आपसे रिलेटेड है उस चीज़ को आप बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से सीखते हैं। अब यहाँ पर पुनर्बलन की अनुसूची भी सीखने को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है कि सतत पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी सीखता भी जल्दी है और सीखी गई अनुक्रिया का विलोप भी शीघ्र होता है, जबकि आंशिक पुनर्बलन यानी कुछ प्रयासों में पुनर्बलन और कुछ में नहीं में क्या होता है कि बच्चा सीखता है और वो ज्ञान उसका स्थायी रहता है। ये देखिए, इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है, आपके सामने हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर दिया हुआ है। अगर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर दिया हुआ है तो उन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये आंसर आपको याद हो गए, मगर कुछ टाइम बाद अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको वो आंसर्स नहीं आएंगे। इसकी बजाय दूसरा प्रैक्टिकल अगर आप करेंगे कि आप आंसर्स नहीं देखेंगे, उनको खुद करने की कोशिश करेंगे, करने के बाद अगर आप आंसर देखेंगे तो उसमें से कुछ आंसर सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो ये जो आंसर गलत होंगे और सही होंगे ये आपको हमेशा स्थायी रहेंगे दिमाग में। तो यही है कि आपने सारे आंसर देख लिए, यानी हर एक में आपको पुनर्बलन मिल गया कि हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया, वो सतत प्रक्रिया हो गई। और यहाँ पर जो आप आंशिक पुनर्बलन देख रहे हैं कि कुछ के आंसर आपके गलत निकले, कुछ के सही निकले, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, वो आंशिक पुनर्बलन कहलाएगा। थकान और ऊब, किसी भी चीज़ को पढ़ने में आप अगर थकान और ऊब का अनुभव करते हैं तो ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप उस चीज़ को सीख ही नहीं सकते हैं। संवेगात्मक स्थिति, अगर आप इमोशनली खुश हैं, सीखने के लिए तत्पर हैं, आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को जल्दी से सीख पाएंगे, बजाय इसके कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप परेशान हैं, आपका दिमाग स्थायी नहीं है और आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपको बाधा महसूस होगी। पूर्व अधिगम, अगर कोई चीज़ आपने थोड़ी बहुत पहले से पढ़ी हुई है और उसके साथ आप कोई दूसरी चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो ये आपका धनात्मक अंतरण कहलाएगा। ये चीज़ आपको प्रॉफिट करेगी सीखने में। ऋणात्मक अंतरण क्या होगा कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ने के बाद आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये ऋणात्मक अधिकरण अंतरण कहलाएगा। शून्य अंतरण क्या होता है कि आपने पहले साइकोलॉजी पढ़ी है, वो एक अलग टॉपिक है, और फिर आपने कुछ और क्वेश्चंस कर लिए, वो एक अलग टॉपिक है, ये शून्य अंतरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो अन्य कारक हैं वो ये है, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट, उसमें कितनी इंटेलिजेंसी है, उसमें कितनी अभियोग्यता है, उसमें कितनी अभिवृत्ति है, यानी सीखने के लिए वो कितनी कोशिश कर सकता है, ये चीज़ें भी अधिगम में उसके सहायक होती हैं। अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग, अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग बहुत सारी जगह हमारे दैनिक जीवन में यहाँ पर काम आते हैं। बच्चों की विभिन्न आदतों को छुड़ाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर काम आती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पर हम देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? देखो, सीखने के लिए कठिनाई अनुभव करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे बच्चा गरीब है, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा है, बौद्धिक अशक्तता है, संवेदी अक्षमता है, तो ये सब बहुत सारे कारक हैं जो उसके अधिगम में उसके लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सामान्य तौर से एक बच्चा सामान्य रूप से चीज़ें सीख जाता है, मगर सामान्य चीज़ों को सीखने में यदि किसी बच्चे को कठिनाई महसूस होती है तो उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। वो डिसेबिलिटी किस किस तरीके से हो सकती है? जैसे उसे अक्षर, शब्द या वाक्य लिखने या बोलने में कठिनाई आ रही है, उसका पढ़ने में ध्यान केंद्रित नहीं होता है, समय का उसे बोध नहीं है, उसका शारीरिक संतुलन नहीं है, मौखिक निर्देश वो समझ नहीं पा रहा है, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन वो नहीं कर पा रहा है,
दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गति से जुड़े संकेतों के प्रत्यक्षीकरण में अगर उसे कठिनाई महसूस हो रही है तो ये सब क्या है, उसके डिस्लेक्सिया के उदाहरण हैं। जैसे प को वो फ पढ़ रहा है, व को ब में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ों का जो उपचार है वो अध्यापन विधि के द्वारा इनका किया जा सकता है या फिर एक हद तक उसको कम किया जा सकता है। मगर ये जो डिसेबिलिटीज़ है उसकी प्रतिदिन की क्रियाओं, सामाजिक व पेशेवर जीवन को भी वो प्रभावित करेगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ दिए हैं जो हम एक नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से भर भर के बनते हैं, लाइन से बनते हैं कि प्राचीन अनुबंधन सर्वप्रथम किसने दिया? पावलोव ने दिया। कौन से दो उद्दीपक दिए उन्होंने? स्टिमुलस दिए थे, कंडीशनल और अनकंडीशनल दिए थे। ठीक है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ में कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी आपने बजाई है तो घंटी की बजने से जो लार आई है वो लार कंडीशनल स्टिमुलस है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसके गलत होने के चांसेस भी बहुत हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर का नाम लेंगे हम। ठीक है, स्किनर ने किस बात पे जोर दिया है? स्किनर ने पुनर्बलन पर जोर दिया है। पुनर्बलन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक। धनात्मक जो आपके सीखने में सहायता करे, ऋणात्मक जो आपके सीखने में बाधा उत्पन्न करे, और शून्य जिससे न सीखने में फ़ायदा हो न ही नुकसान हो। मॉडल की बात किसने की है प्रेक्षण में? ऑब्जर्वेशन मॉडल बांडुरा ने दिया है। बोबोडॉल पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। वाचक या शाब्दिक अधिगम टोलमैन ने दिया है, जिसमें हम क्या करते हैं? चिन्हों, अक्षरों, अर्थों के आधार पर अधिगम करते हैं। अधिगम में बाधा कौन कौन उत्पन्न करता है? बच्चे की रुचि होनी चाहिए, उसकी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसका पूर्व का अधिगम उसमें सहायता प्रदान करता है। बच्चा अगर थका हुआ है या संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है तो वो बच्चा सीखने में असुविधा महसूस करेगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर अधिगम के सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे कि कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के बीच में साहचर्य होता है? उद्दीपक के बीच में साहचर्य क्लासिकल कंडीशनिंग यानी प्राचीन अनुबंधन के अंदर होता है। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह युक्ति किसने दी है? तो बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं, प्रक्षेपणात्मक अधिगम। ठीक है, उसके बाद है अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, भिन्न होता है, तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है। व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो आंसर आपका गलत है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका आता है कि बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। ठीक है, इससे बालक की सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आपका है यहाँ पर कि उसने सफाई करी और उसको पुनर्बलन मिला। तो पुनर्बलन की बात किसने की गई है? पुनर्बलन की बात हमारी सबसे ज़्यादा जो की गई है वो हमारे क्रिया प्रसूत अनु। कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो इसमें आपका ये अव्यक्त अधिगम आएगा। अव्यक्त अधिगम और इनसाइट थ्योरी, लेटेंट लर्निंग और इनसाइट लर्निंग, ये दोनों ही आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर नंबर जो 5-6 आपका था अधिगम वाला, ये यहाँ ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।